अमन, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई? अभिषेक, विनय, अमन, सभी को गुड इवनिंग। कोई बात नहीं भाई, थोड़े एक्सपेरिमेंटल टॉपिक भी थे कुछ, वो बाद में कर सकते हैं। एग्जाम आप लोग का चलता रहेगा स्कूल में। स्कूल वाले अब बोर्ड के बच्चों की ऐसी तैसी करेंगे, यही समस्या होता है। पोलराइजेशन पे बिल्कुल क्वेश्चन ले लेंगे भाई, लेकिन अभी डिफ्रैक्शन करने के बाद पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन दोनों पे पीवाईक्यू करेंगे एक साथ। ठीक है, तब तक जो आपने पढ़ा है आप जाके ट्राई करिए, मोस्टली क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कल जो है क्वेश्चन लेंगे पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन दोनों पे। एक छोटा टॉपिक है डिफ्रैक्शन, तो दोनों करने के बाद उससे कंबाइंड पीवाईक्यू कर लेंगे। 20-25 जो भी मुझे जो उसमें सबसे टफ लगे आए होंगे वही करेंगे। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हारे दोस्त हैं, क्या बात है। शायद ऐसे ही स्कूल सबको नसीब हो। चलिए, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है डिफ्रैक्शन। योर जेई मेंस एंड स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जेई मेंस और स्कूल के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बी ए मैन, बहुदीप भाई बी ए मैन टैगलाइन बना के घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो डिफ्रैक्शन पहले क्या है ये जानते हैं, इसकी डिफिनेशन जानते हैं पहले। ठीक है, तो उससे पहले कुछ आपको मैं समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई लाइट आ रही है, कोई लाइट कहीं से आ रही है, ठीक है, और आपने उस लाइट के सामने कुछ रख दिया। लाइट के सामने आपने कुछ रख दिया, कुछ ऐसी चीज, देखिए तो आप बताओ क्या होगा। आपको कुछ ऐसा दिखेगा, लाइट रे जो आ रही होगी, है ना, उसको आप ऐसे दिखा सकते हो। कुछ लाइट रे ऐसे सीधी जा रही हैं तो जा रही हैं। और जो इधर से लाइट रे आ रही होंगी, इसकी बेंडिंग फिनोमिना आपको नजर आएगा। इसका कुछ बेंडिंग फिनोमिना नजर आएगा जो एजेस पे हैं। तब यहां पे ये लाइट रे आपको कुछ बेंड होते हुए इधर से नजर आने लगेगी टुवर्ड द शैडो जोन। टुवर्ड द शैडो जोन आप बोल सकते हैं कि ये बेंडिंग हो जाएगी। जो लाइट रे इसके एज से आ रही है, बाकी एज इट इज निकल जाएगी। ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट है, तो आपने लाइट के बीच में कोई एक ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट डाल दिया, है ना। ये लाइट रे ऐसे गई अपनी, ये लाइट रे आई, और ये तो ऑब्क्यू है, यहां से तो पास ही नहीं होगी। जो एजेस पे है ना, इसके एजेस से आपको दिखेगा कि जो शैडो रीजन है ना, लाइट का शैडो रीजन यही होगा। इधर आपको अंधेरा नजर आएगा, ये शैडो रीजन है।
ठीक, ये शैडो रीजन होगा, ठीक है। और लाइट रे नहीं तो बाकी सीधे निकल जाएगी, और यहां से दिखेगा आपको कि ये बेंड कर जाएगी कुछ लाइट रे, और ये अपना ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट को अगर आप आगे रख देते हो तो यहां से लाइट रे जो सीधी जा रही थी इधर तो पास ही नहीं होगी, जो इसके एजेस वाली है वो स्लाइटली बेंड कर जाएगी। ये मैंने आपको दिखाया है इतना बेंडिंग समझने के लिए, ठीक है। तो लाइट रे जो है इस तरीके से यहां पर बेंड कर जाएगी। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक कार्डबोर्ड है, एक आपके पास कार्डबोर्ड है, भाई ने बोला लिखिए, तो मैंने कहा चलो भाई लिख देता हूं, सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो यहां से एक अपने पास ऑब्जेक्ट है और यहां पर कुछ एक होल है, एक होल है, बाकी ये पूरा ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये अपने पास होल है। लाइट रे जो है ये अपने पास ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो समझ रहे होंगे। तो लाइट रे जो यहां से आएगी बाकी जगह से तो पास नहीं हो पाएगी, है ना। जो लाइट रे यहां से केवल पास होगी, तो जो लाइट रे यहां से पास होगी कुछ तो सीधी चली जाएगी और बाकी इसकी बेंडिंग शुरू हो जाएगी यहां से। जो यहां से निकलेगी इस होल से, ठीक है, तो ये सीधे नहीं जाएगी, कुछ ऐसे बेंड होते हुए जाएगी, कुछ ऐसे बेंड होते हुए जाएगी। और इसका शैडो रीजन सभी को पता है क्या है, इसका शैडो रीजन किधर होगा भाई, जिधर लाइट नहीं पहुंच रही होगी वही इसका शैडो रीजन होगा, है ना। तो ये जो रीजन आप देख रहे हो ये इसका शैडो रीजन है, इस तरफ इधर तो लाइट है, ये इसका शैडो रीजन होगा। ये भी इसका शैडो रीजन है। तो एजेस वाली जो है क्या होंगी, बेंड होंगी, बाकी जो है बाकी तो सीधी चली जाएगी, है ना। बाकी लाइट रे सीधी चली जाएगी, एजेस वाली जो अपनी होंगी वो क्या होंगी, थोड़ी बेंड होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बेंडिंग फिनोमिना शायद आप समझ रहे हैं, इसी बेंडिंग फिनोमिना को, लेकिन ये बेंडिंग फिनोमिना किधर हो रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द ऑब्क्यू, बिल्कुल, मतलब जिधर शैडो रीजन पड़ेगा उधर होगा। जैसे इसका शैडो रीजन इधर था तो इधर बेंड हुआ। कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है डायग्राम, काम भर का ही बनाते, ये ठीक है। तो अब अपने पास देखो जो शैडो रीजन है, बेंडिंग टुवर्ड द शैडो रीजन, ये भी लाइट रे एट द एजेस पे, है ना। ये इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं हम लोग, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में ये लिख सकते हैं, बेंडिंग टुवर्ड द शैडो रीजन, बेंडिंग टुवर्ड द शैडो रीजन
at the edges. है ना, इसके लिए भी लिख सकते हो और इसके लिए भी लिख सकते हो, इसके लिए भी लिख सकते हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि डिफ्रैक्शन जो है, डिफ्रैक्शन कौन करवाता है? डिफ्रैक्शन कोई करवाता नहीं है भाई, लाइट का अपना फिनोमिना है जो कि क्या होती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी बेंड टुवर्ड्स कह रहा हूं, नॉर्मल कह रहा हूं, बेंड टुवर्ड्स द शैडो रीजन एट द एजेस। एजेस पे जो लाइट रे एजेस से पास हो रही हैं वो शैडो रीजन की तरफ जब बेंड होती हैं, जब शैडो रीजन की तरफ बेंड होती हैं तो अपने पास क्या होता है, इस बेंडिंग फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन अब लिख देता हूं, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो स्कूल में लिख लेना, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड द शैडो रीजन एट द एजेस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, तो भी नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वही चीज है, कोई आपने गलत नहीं लिखा है। तो डिफिनेशन जो है आप लिख सकते हैं वही कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम शार्प एजेस, है ना, ऑफ एन ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट और ऑब्स्टेकल, बेंडिंग ऑफ लाइट रे from at the sharp edges of an obtuse आज आप लोगों को मैं कम देख पाऊंगा भाई, लिखना है तो, क्योंकि ये कल मैं स्लाइड में ये बकवास चीज मैंने स्लाइड में किया था, तो एक भाई जो है बोल रहा था नहीं नहीं आप लिखोगे तो समझ में आएगा। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द शार्प एजेस ऑफ एन ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट और ऑब्स्टेकल, तो मैंने कहा जिसमें आप खुश रहें, ऑब्स्टेकल। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द शार्प एजेस ऑफ एन ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट और ऑब्स्टेकल टुवर्ड्स the geometrical shadow region, geometrical shadow region, है ना, this phenomena of light is called diffraction। ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इस तरीके से आप डिफिनेशन लिख सकते हो। अरे तुम्हारे लिए चलता ना भाई, एक भाई तो बोल रहा था कि कल मैं स्लाइड ले आया था इसीलिए कि लिखने में समय ना जाए, जल्दी समझा पाऊं, तो भाई को लग रहा था कि नहीं समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप दो टाइप के डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, टू टाइप के होते हैं, टू टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टू टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, थोड़ा बोरिंग लगता है ये सब थ्योरी लिखने में। टू टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है, तो दो टाइप के डिफ्रैक्शन है, आप लोग भी साथ साथ में लिखते जाइए, इसी बहाने याद हो जाएगा स्कूल के लिए। तो टू टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, क्योंकि स्कूल में एज इट इज ये सब लिखने के लिए आएगा। पहला है फ्रॉनहाफर डिफ्रैक्शन और दूसरा अपने पास है, हाँ कुछ बातें और भी मुझे बतानी है इसमें, वो जरा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले डिस्कस कर लूं। डिफ्रैक्शन जैसे कि आपने देखा था कि पोलराइजेशन, ये सब छोटी छोटी बातें, हो सकता है जेईई मेंस वाला थ्योरेटिकल में पूछ ले। तो आप जो डिफ्रैक्शन है, ये फिनोमिना ऐसा नहीं है कि केवल ईएम वेव शो करती है, सारी वेव शो करती हैं। तो कुछ पॉइंट्स लिख दें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तरीके से लिखते जा रहा हूं। पहला ये है कि डिफ्रैक्शन कैन बी शोन बाय ऑल द वेव। डिफ्रैक्शन फिनोमिना shown by all the wave,
दैट इज मैकेनिकल एज वेल एज ईएम वेव। दोनों वेव करती हैं भाई डिफ्रैक्शन फिनोमिना एज वेल एज ईएम वेव। बट द प्रॉब्लम इज कि डिफ्रैक्शन, याद है मैंने जब हमने वेव ऑप्टिक्स शुरू किया था तभी मैंने आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का डिफरेंस बताया था। क्या बताया था कि ये सारे फिनोमेना तभी हमें सिग्निफिकेंस होंगे, सिग्निफिकेंटली दिखेंगे जब हमारा लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मच कॉम्परेबल एनफ टू द क्या डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल, तभी आपको इंटरफेरेंस भी दिखेगा या फिर डिफ्रैक्शन भी दिखेगा। ठीक बात है। तो लैम्डा के कॉम्परेबल होना चाहिए। मैकेनिकल वेव में दोनों है। अब आप एक बात और आपको बताऊं कि आपको ये डिफ्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा कौन सी वेव जो है शो करती है, कोई बताएगा? दैट इज क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही। चलिए बताइए, डिफ्रैक्शन फिनोमिना कौन सी वेव शो करती है सबसे ज्यादा? ये कुछ आप बता सकते हैं क्या? डिफ्रैक्शन फिनोमिना कौन सी वेव सिग्निफिकेंटली शो करेगी? मैकेनिकल और ईएम वेव दोनों जो है डिफ्रैक्शन फिनोमिना, बेंडिंग फिनोमिना दोनों में होता है। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट किस में होगा, कोई बताएगा क्या? ईएम वेव में, मैकेनिकल वेव में। देखिए मैकेनिकल वेव मतलब साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, तो साउंड वेव में सबसे ज्यादा होता है, ईएम वेव में नहीं होता है सबसे ज्यादा। भाई ये छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है थ्योरेटिकली आपको क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिल जाए। तो पहले एक पॉइंट लिख दो, इट इज ऑब्जर्व दैट डिफ्रैक्शन फिनोमिना is significant, आपको सही सिग्निफिकेंट होगा when obstacle dimension near about 50 lambda, ऑब्स्टेकल डायमेंशन इज नियर अबाउट 50 लैम्डा। ठीक है, तो 50 लैम्डा के बराबर ठीक है, सिग्निफिकेंट लेस देन लिखो, फिनोमिना इज सिग्निफिकेंट व्हेन ऑब्स्टेकल डायमेंशन इज नॉट सिग्निफिकेंस लिख दो। इट इज ऑब्जर्व दैट डिफ्रैक्शन फिनोमिना not observed when obstacle dimension is equal to or more than 50 lambda where lambda is wavelength of light। तो एक आपको मैंने डेटा से आइडिया दिया है कि जो भी अपना जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो आपको सिग्निफिकेंट तब शो होगा जब हमारा लाइट जो है उसका जिस पर गिर रहा है उसका डायमेंशन, उसका ऑब्स्टेकल का 50 लैम्डा से छोटा होना चाहिए। 50 लैम्डा से जितना छोटा होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको उतना ज्यादा, क्योंकि आपको पता है लैम्डा के नियर अबाउट हो, तो एक मैंने रेंज दिया है, तो 50 लैम्डा तक भी आपको डिफ्रैक्शन दिखेगा। ठीक है, 50 लैम्डा तक भी नियर अबाउट दिखेगा। 50 लैम्डा से धीरे धीरे आपको डिफ्रैक्शन दिखना बंद हो जाएगा, हो रहा होगा, हम उसे सिग्निफिकेंटली देख नहीं पाएंगे। अब क्यों हमारा साउंड वेव में डिफ्रैक्शन फिनोमिना क्यों ज्यादा होता है ईएम वेव की अपेक्षा, जबकि ईएम वेव का वेवलेंथ जो है हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग है ना, ईएम वेव का जो वेवलेंथ है वो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग जहां पर गिरेगी, ईएम वेव का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू साउंड वेव, ये तो आपको पता है। तो क्या हम उतने छोटे डायमेंशन का ऑब्स्टेकल जनरली हम बना नहीं पाएंगे?
मेरी बात समझ रहे हैं? इसका रीजन बता रहा हूं कि साउंड वेव shows more diffraction phenomena as compared to your EM wave. The reason is कि हमारा जो ऑब्स्टेकल का जो जनरल हमें ऑब्स्टेकल मिलता है ना, वो ऑब्स्टेकल का जो डायमेंशन है वो अपने साउंड वेव के वेवलेंथ के नियर अबाउट हम बना पाते हैं। उतना छोटा ऑब्स्टेकल बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसमें ज्यादा आपको फील होगा साउंड वेव में, ठीक है। और साउंड वेव का जो डायमेंशन है वो हम नियर अबाउट लेमडा जो है 16 mm टू 16 मीटर तक ले लेते हैं। तो साउंड वेव इन साउंड वेव diffraction phenomena इज मोर, उसका रीजन मैं अभी बता रहा हूं। इन जनरल द डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव in between 16 mm to 16 मीटर, एक डेटा दिया है, एंड आवर ऑब्स्टेकल practically possible for such dimension। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल होता है ऐसे डायमेंशन को बना पाना, इतने के डायमेंशन को ईएम वेव के वेवलेंथ के अबाउट डायमेंशन बनाना, या ऐसे डायमेंशन के ऑब्स्टेकल्स कम पाए जाते हैं। इसीलिए जनरली हम बोलते हैं कि हमें साउंड वेव में डिफ्रैक्शन फिनोमिना मोर सिग्निफिकेंटली दिखता है। जो आप सुनते हो ना कि दीवालों के भी कान होते हैं, तो ये जो दीवालों के कान होते हैं मतलब समझ रहे हो बेंडिंग ऑफ साउंड वेव है, ठीक है, बेंडिंग ऑफ साउंड वेव है। दीवालों के कान जो होते हैं, तो जो दरवाजा खिड़की है वहां से बेंडिंग ऑफ साउंड वेव है वो, तो वहां से आप जो है साउंड वेव का डिफ्रेक्शन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो ये तो कुछ आपने इंपॉर्टेंट बातें हुई जो मैंने आपको बताई। ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो टाइप ऑफ डिफ्रेक्शन पे आते हैं। दो टाइप के डिफ्रेक्शन है जो हम एक्सपेरिमेंट में करते हैं फिनोमिना। एक अपना है फ्रिजनल डिफ्रेक्शन और दूसरा है फ्रॉनहाफर डिफ्रेक्शन। फ्रिजनल डिफ्रेक्शन और दूसरा है अपना फ्रॉनहाफर डिफ्रेक्शन। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अंतर यह है कि इसमें द सोर्स एंड स्क्रीन, जहां पे सोर्स एंड स्क्रीन एट फाइनाइट डिस्टेंस होते हैं, एंड स्क्रीन एट फाइनाइट डिस्टेंस। सोर्स और स्क्रीन अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर है इस सेटअप में, तो इस डिफ्रेक्शन को हम क्या नाम दे देंगे? फ्रेजनल डिफ्रेक्शन। ठीक है। दूसरा डिफ्रेक्शन अपना होता है फ्रॉनहाफर डिफ्रेक्शन, जिसको हम लोग लैब में परफॉर्म भी करते हैं।
तो फ्रॉनहाफर ही हमारा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉनहाफर डिफ्रैक्शन में फ्रॉनहाफर जो प्रोनाउंस करिए, फ्रॉनहाफर डिफ्रैक्शन में अपना सोर्स एंड स्क्रीन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। तो इतनी बातें आपको जाननी है। फ्रॉनहाफर और क्या बात है, फ्रॉनहाफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहाफर डिफ्रैक्शन में सोर्स एंड स्क्रीन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, फ्रेजनल में सोर्स एंड स्क्रीन एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो फ्रॉनहाफर का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो देखो क्या है। लैब में जब आप परफॉर्म करोगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तो रखोगे नहीं, तो सभी बच्चों को पता है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस दो होते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस देखिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि सोर्स इंफिनिटी पे है, मतलब लाइट रे पैरेलल आएगी। ठीक है, तो आप पैरेलल लाइट रे कैसे बना सकते हो? आप अगर ये पैरेलल लाइट रे को कैसे बना सकते हो? मान लो यहां से कोई लाइट रे पैरेलल है, इंफिनिटी बहुत दूर से आ रही है, इसका ये मतलब है कि सोर्स अपना इंफिनिटी पे है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, इतना तो थोड़ा पता होगा कि जो नहीं पता है तो ऑप्टिक्स में आपको सब क्लियर होगा कि ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है ना। इसके अगर फोकस पे अगर आप सोर्स रख देते हो तो ये काम कर देगा। कैसे? जो लाइट रे इधर जाएगी, सभी को पता है कि लाइट रे, इतना तो पढ़ा होगा ना सबने कि लाइट रे जो यहां से निकलेगी, इसके फोकस पे अगर सोर्स रख दे रहे हो तो जो लाइट रे यहां से निकलेगी वो पैरेलल निकलेगी। ये तो जानते हो ना सब लोग। ये इसके सोर्स अपना कहां पर है? इसके फोकस पे। सोर्स कहां पर है? इसके फोकस पे है। तो आप एक्सपेरिमेंट में इसको यूज कर लेते हो। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को कैसे अचीव करते हो? ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से लाइट रे आपको पैरेलल लाइट रे मिल जाएगा। अब इस पैरेलल लाइट रे को एक सिंगल स्लिट से पास कराते हो, एक छोटा सा स्लिट है उससे आप पास कराते हो। ठीक है, और उसको पास कराते हो और फिर किसी स्क्रीन पे फिर से उसको कलेक्ट करना है ना। तो एक्चुअली क्या है कि डिफ्रैक्शन भी एक तरीके का इंटरफेरेंस ही है। बस अभी तक हमने उस इंटरफेरेंस में स्लिट से जब लाइट पास हो रही थी तो उसके बेंडिंग नेचर को स्टडी नहीं किया था, उसके बेंडिंग नेचर को हमने स्टडी नहीं किया था, उसको सीधा ले रहे थे। लेकिन जब स्लिट से लाइट रे पास होगी तो वहां पे वो बेंडिंग भी होगी और फिर हम उसका कहीं पे जाके इंटरफेरेंस कराएंगे तो उसको फिर कन्वर्ज कराना होगा, क्योंकि अपना जो स्क्रीन है वो भी बहुत दूर है। तो लाइट रे ऐसे पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल लाइट को कन्वर्ज कराने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक यहां पे कॉन्वेक्स लेंस ले आएंगे और उसको कन्वर्ज करा देंगे। क्लियर है? तो चलो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं। तो होगा क्या, देखो कि यहां पे हमारे पास कोई एक सिंगल स्लिट होगा। बड़ा बना रहा हूं आपको समझाने के लिए बस, बाकी स्लिट होता है वो, ये सिंगल स्लिट है, आपको बस समझाने के लिए बड़ा बनाया जा रहा है। अब यहां से जो लाइट रे आ रही होगी वो पैरेलल कैसे आएगी, अब आप लोग समझ चुके हो कि सर यहां पे लाइट रे पैरेलल कैसे ला सकते हो। अभी अभी बताया कि एक यहां पे लेंस ले आओगे, इसके यहां पर कुछ ठीक है, एक आपने लेंस ले लिया और इसके फोकस पे सोर्स रख दिया, इसके फोकस पे सोर्स रख दिया, इसके फोकस पे आप सोर्स रख दोगे तो वही होगा जो अभी हमने पढ़ा। यहां से लाइट रे जो भी निकलेगी
वो यहां से पैरेलल निकलेगी। तो यहां से लाइट रे जो आ रही है, कुछ लाइट रे आपको दिखेगी कि वो इस तरीके से सीधे स्क्रीन पे चली जाएगी, स्क्रीन के सेंटर पे। अब ये सब वही है कि स्लाइड में डायग्राम बना होता है तो समय इन सब में कम लगता है, लेकिन ठीक है, ऐसे ही मैंने कभी स्लाइड से पढ़ाया नहीं, बट कुछ चीज़ों में फ़ायदा उठाया जा सकता है स्लाइड का समय बचाने के लिए, जो इस तरीके के एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। एक मिनट, यहां तक रोकना पड़ेगा इसको। क्योंकि इसे हमें कन्वर्ज भी कराना है आगे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पे फिर एक कॉन्वेक्स लेंस लेके आएंगे, थोड़ा बड़ा, कुछ ज्यादा ही बड़ा है, क्योंकि स्लिट भी मैंने बड़ा ले लिया है। ठीक है, नहीं तो इस डायग्राम छोटा होगा। ये अपना स्क्रीन है जहां पे आप बेंडिंग ऑफ लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न देखोगे, है ना। तो अब क्या होगा, देखो कि यहां से जो लाइट रे है, ये जो पैरेलल आ रही है, वो इसके सेंटर पे कलेक्ट हो जाएंगी, इसके सेंटर पे कलेक्ट हो जाएंगी, और जो इसके सेंटर पे कलेक्ट हो जाएगी, ये इसके सेंटर पे कलेक्ट हो जाएगी, ये वाली। और कुछ लाइट रे जो इसके एजेस से, है ना, इसके एजेस से भी पास होंगी। तो वो थोड़ी बहुत बेंडिंग नेचर आपको शो करेंगे, है ना। कुछ आपको बेंडिंग नेचर आपको शो करेंगी जो इसके एजेस से पास होंगी। तो ऐसे ले लेते हैं, यहां पे इसको बेंड कराते हैं। ये पूरा स्लिट का है ना, ये इतना बड़ा गैप जो दिखाया जा रहा है, ये अपना स्लिट का है। तो कुछ मैंने बेंडिंग दिखाई है कि कुछ बेंड होके कहीं पे इंटरफियर कर रही है। बेंडिंग नेचर जो अभी आपने पढ़ा शैडो रीजन के लॉ, तो दो टाइप का है, एक तो सीधे चली जा रही है और स्क्रीन पे, और दूसरी जो मैंने डॉट से दिखाया है, और दूसरी जो है बेंडिंग हो रही है। तो बेंडिंग वाली जो मैंने दिखाई है वो कौन सी है, जो स्क्रीन के, जो स्लिट के एजेस पे है। ठीक है, तो अब जो स्क्रीन के एजेस से, मतलब स्लिट के एजेस से जो पास होके जस्ट जाएंगी, इसको थोड़ा और पास ले आओ। है ना, ये देखो, तो जो इससे पास होकर जा रही होंगी वो थोड़ी बेंड हो जाएंगी। अब बेंडिंग के बाद वो कहीं पे कलेक्ट होंगी, और कलेक्ट आपने कैसे किया है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस लगा के। और यहां पे आपको जो है
ये वाली इसमें कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, इस वाले में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा ही मिलना है, ये तो आप समझ ही रहे हो, 0 रहेगा। सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। हम इसकी स्टडी जो है 2 तरीके से करेंगे। एक सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, बीच वाली क्या कह रहे हो, बीच वाली अपनी एजेस पे नहीं है, बीच वाली। देखो होता क्या है, मैं आपको बताऊं, आप सही कह रहे हो, ये जो स्क्रीन, ये जो आपको लग रहा है कि ये सेपरेशन इतना बड़ा है, आपको बताया कि वो वेवलेंथ के बराबर हम उसे जो है करते हैं, तो ये सब एक तरीके से एजेस पे ही है, इनके बीच का जो सेपरेशन है ना, ये कुछ भी नहीं रहता। तो यहां पे लाइट रे जो है, बेंडिंग नेचर जो है यहां से लेके यहां तक, स्लिट के बीच में जितनी भी लाइट रे हैं वो सारी बेंडिंग नेचर शो करेंगी। लाइट रे सारी जो है, क्योंकि उनका डायमेंशन बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए मैंने बना दिया है, ठीक है, इसीलिए मैंने बना दिया है, और कोई बात नहीं है, कि उसमें से लगभग सारी रे जो है बेंडिंग नेचर जो है अपनी शो करेंगी, ठीक है, इसीलिए बना दिया है। तो अब मान लीजिए और ये जो इनके बीच का कुछ सेपरेशन होगा, वही स्लिट सेपरेशन, जिसको हम डी ले सकते हैं, है ना। तो डी ले सकते हैं, स्लिट सेपरेशन। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसी से बेंडिंग भी करा लो, इसी को ऐसा कर लो, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले लो और इसी को बेंडिंग करा लो। एक ही लाइट रे का स्टेट जाना, कुछ स्ट्रेट जा रही है और कुछ बेंडिंग, ये देखो इसी को यहां से बेंड करा रहा हूं। तो समझ गए ना, स्लिट सेपरेशन बहुत स्मॉल है, तो लगभग वो सभी एजेज ही माने जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं आपको। इसीलिए मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया कि आपको ये लग जाए, ये सारे एजेस ही समझिए, वो सब एजेस पे ही है, ये हटा रहा हूं, ठीक है, और इसको और पास ले आ देता हूं। तो फाइनली ये डायग्राम आपका रेडी है, अब काम भर का हो गया है। एंगल्स आपको पता है, ये एंगल्स सेम ही होंगे, पैरेलल की तरह होगा, है ना। तो ये एंगल्स आपके सेम होंगे, और यहां से अब ये कुछ बेंड होके गई हैं, मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ लाइट रे जो है डायरेक्ट यहां पे जो सेंटर पे आएंगी, जो सेंटर पे आएंगी, है ना, जो सेंटर पे आएंगी वो जो है कोई पार्ट डिफरेंस नहीं लेंगी, बाकी बेंडिंग सभी जगह से हो रही है, पूरे स्लिट से बेंडिंग हो रही है, ठीक है, पूरे पूरे जो है क्या हो रही है, स्लिट से बेंडिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा, पूरे स्लिट से बेंडिंग हो रही है भाई। तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि केवल स्लिट का डायमेंशन बहुत नेग्लिजिबल है, तो पूरे स्लिट से लगभग बेंडिंग हो रही है, और वो आप यहां से ही कर रहे हो। तो ये सबको क्लियर हो गया, ये डिस्टेंस अपना डी है, ये डिस्टेंस डी है, और इसको अब एक देखिए डिफ्रैक्शन यहीं तक है, लेकिन हम इसके फिनोमिना को देखना चाह रहे हैं। अब आगे हम इंटरफेरेंस ही करा रहे हैं, ठीक है, हम इसको इंटरफेरेंस भी करा रहे हैं। अब बेंडिंग आप ये बताओ कि जो शैडो रीजन है, ये स्लिट है, स्लिट से लाइट रे इधर जा रही है, तो जो स्लिट से लाइट रे इधर जा रही है, इधर तो लाइट होगी, इस स्लिट के इधर डार्क होगा और इस स्लिट के इधर डार्क होगा जैसे, तो बेंडिंग
शैडो रीजन में हुआ है, इधर नीचे भी इसी तरीके से होगा, नीचे भी इधर ऐसी इसी तरीके से होगा। ठीक है, बिल्कुल डाउनवर्ड भी होगा भाई। एक पैटर्न जो आपने यहां बनाया है, ऐसे ही शैडो रीजन इधर भी होगा, तो इधर भी बेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है, तो ये कहानी है अपना फ्रॉनहाफर डिफ्रैक्शन का। ये सेटअप है, आपके स्कूल के एग्जाम में ये बनाने के लिए आएगा, 5 नंबर में आएगा, जिसमें 2 नंबर डायग्राम का होगा। ठीक है, बाकी इसके जो रिजल्ट्स हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 2 रिजल्ट्स हैं या 2-3 फॉर्मूले हैं, उसको रट सकते हो और बिना दिमाग लगाए। 2 तरीके हैं, बिना दिमाग लगाए उस फॉर्मूले को रट सकते हो, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। बाकी मैं आपको फॉर्मूला कैसे आया है वो जस्टिफाई भी कर दूंगा। चलिए, तो फ्रॉनहाफर डिफ्रैक्शन में अब कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं। होता क्या है, देखिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए तो सभी को पता है कि पाथ डिफरेंस 0 होगा और सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे होगा। जो सेंट्रल मैक्सिमा है, यहां पे चीजें थोड़ी समझनी होगी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी अगर आपको दिक्कत लगे तो आप केवल रिजल्ट से भी काम चला सकते हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा, वो सेंट्रल मैक्सिमा जो है अपने सेंटर ऑफ स्क्रीन पे मिलेगा हमेशा, और मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट होगा। अभी हम वो इंटेंसिटी का पैटर्न भी देखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए मिनिमा की बात करते हैं। सेकेंडरी, यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां नेमिंग थोड़ी अलग अलग है। केवल जो है सेंट्रल मैक्सिमा को आप सेंट्रल मैक्सिमा बोला गया है, बाकी आगे मिनिमा को सेकेंडरी मिनिमा बोला जाएगा, और बाकी मैक्सिमा को भी सेकेंडरी मैक्सिमाज बोला जाएगा। तो यहां पे थोड़ी नेमिंग डिफरेंट है। तो पहले बात करते हैं सेकेंडरी मिनिमाज। सेकेंडरी मिनिमाज, जितने भी मिनिमाज होंगे वो सेकेंडरी मिनिमाज के नाम से होंगे, जिसमें कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा क्या होगा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा क्या होगा, मतलब उसके आगे एक मिनिमा के आगे एक सेकेंडरी वर्ड होगा, क्योंकि पूरा का पूरा डोमिनेंसी इसकी होती है। पूरे स्क्रीन पे आपको केवल सेंट्रल मैक्सिमा की डोमिनेंसी दिखेगी, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी जितनी होगी उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी मिनिमास सेकेंडरी मैक्सिमास की इंटेंसिटी बहुत कम होगी, नाम मात्र के बराबर। तो मेजर इंटेंसिटी आपको केवल सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे दिखेगी। ठीक है, इसीलिए बाकी को सेकेंडरी बोला गया, सेकेंडरी मिनिमा। अब सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन कैसे निकाली जाती है वो देख लीजिए। उसकी कंडीशन क्या है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, फिर आपको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। वो है अपने पास कंडीशन इसकी, जिसको अगर केवल कंडीशन से भी काम चल जाएगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू, वो आप यहां पे लिखोगे वही डी साइन थीटा। डी जो है एक ही स्लिट के ऊपर और नीचे की डिस्टेंस है, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, उल्टा मिनिमा में। ठीक है, क्यों होता है मैं अभी जस्टिफाई करूंगा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, और साइन थीटा एक तरीके से अपना डी के जगह पे ए लिख लो, स्लिट सेपरेशन। ठीक है, आप जैसे ए लिख लो, डी तो 2 स्लिट्स के बीच की दूरी थी, आपको वैसे नहीं तो कंफ्यूजन होगा, तो इसको मैं ए लिख देता हूं, डायमेंशन ऑफ स्लिट। तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, एंड ऑब्वियसली ऑल मिनिमा आर कॉल्ड सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, अब यहां पे n इक्वल टू 1 डालोगे तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा, n इक्वल टू 2 डालोगे तो सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा, n इक्वल टू 3 डालोगे तो थर्ड सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा। अब सुनो मेरी बात कि क्यों ये कंडीशन उल्टी आई है और क्या होता है। होता क्या है देखो, अब ध्यान से सुनिएगा, जिसको अंदर तक समझने की इच्छा है।
बाकी जिसको नहीं है वो केवल इसको रट के अपना काम चला सकता है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मान लीजिए आपने क्या किया, ये स्लिट था, ध्यान दीजिएगा, ये स्लिट था अपना। अब इस स्लिट के आप हाइजन प्रिंसिपल याद करिए कि स्लिट का हर एक पॉइंट, यहां पे स्लिट के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, यहां पे जब लाइट जा रही होगी, दे विल एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स आगे के वेव फ्रंट के लिए। ठीक बात है। अब क्या होता है कि फॉर सेकेंडरी मिनिमा, देखिएगा मैं अब लिख रहा हूं, इसको जस्टिफाई कर रहा हूं मैं, ये कैसे आया, इस चीज को जस्टिफाई कर रहा हूं, देखिए कैसे आया। आप क्या करेंगे, ये जो स्लिट का सेपरेशन जो ए बोला गया है, ये पूरा अपना ए था ना, यही अपना ए था। स्लिट के सेपरेशन को ए बोला गया है कि अपना स्लिट का सेपरेशन है ए। ठीक है, तो इसीलिए ए लिखा गया है। अब हो क्या रहा है कि आप क्या करो, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा divide the slit into two parts, divide the slit into two equal parts, two equal parts, दो equal parts में divide कर दो slit को, and take the part difference as lambda, take the part difference as lambda। मतलब मैं यहां पे क्या करूंगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहां बीच में बनाऊंगा एज ए सोर्स। मतलब इस स्लिट को आप इनफाइनाइट सोर्स में जो है क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक ही स्लिट में यहां इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स हैं अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल। आगे के लिए वो वेव फ्रंट जो आगे जो है पास ऑन कर रहे होंगे, तो ये हमें जितने भी यहां पे नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, ऑल आर एक्ट्स एज ए सेकेंडरी सोर्स फॉर द नेक्स्ट वेव फ्रंट्स। ठीक बात है। तो मैंने क्या किया, इस स्लिट को दो में डिवाइड कर दिया। अब दो में डिवाइड करने के बाद यहां से लाइट रे आपकी निकली, ये पैरेलल ले रहा हूं क्योंकि आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस लगा के इसको कन्वर्ज भी कराया जाएगा। तो मैं अब यहां पे बस आपको ये समझाने जा रहा हूं कि ये कंडीशन कैसे आई। तो मैंने क्या किया, इसको दो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब दो में डिवाइड करने के बाद इन फर्स्ट और लास्ट वाले का, ये जो फर्स्ट और लास्ट वाला है, इसके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है, इसको आपको 2 लैम्डा लेना है। 2 लैम्डा इसका पार्ट डिफरेंस लेना है। अब जब आपने 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस लिया तो सभी बच्चे रेशियो प्रोपोर्शन से मतलब सिमिलरिटी से बता सकते हैं। ऑब्वियसली ये भी 90 होगा, ये 90 होगा। तो ये पूरा ए है तो इसका 2 लैम्डा है, ये ए बाई 2 है, तो ये वाला कितना होगा भाई, लैम्डा। ध्यान से देखो, ये कितना होगा, लैम्डा। ये क्लियर है? ये पहले क्लियर है? ये क्लियर है क्या भाई सभी बच्चों को? पहले ये बताइए। बहुत बेसिक चीज किया है मैंने, रेशियो मतलब सिमिलरिटी से मैंने क्या कर दिया है, ये कर दिया। ये क्लियर है सभी को? अच्छा, क्योंकि ये फिर हमारे पास a बाई 2 होगा। आप देख लो यहां से, ये a बाई 2 होगा, ये भी a बाई 2 होगा। तो ये पूरा a, बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में ये पार्ट डिफरेंस कहीं से आया नहीं है, मैंने लिया है, मैंने ऐसा लिया है। ठीक है, मैंने ऐसा लिया है। ये लिखा है ना डिफरेंस एज 2 लैम्डा। ये लैम्डा कहां से लिखा है, लैम्डा है ना, लैम्डा लेना है ना, तो ये लैम्डा लो ना। 2 लैम्डा क्यों लिया है? तो ये अपने पास हो जाएगा लैम्डा, तो ये अपने पास हो जाएगा लैम्डा बाई 2। ये क्लियर है सभी को? ये अपने पास हो जाएगा लैम्डा और ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2। ठीक है,
तो अब आपको लैम्डा लिया है तो आपने ये लैम्डा ले लिया, पार्ट डिफरेंस इनके बीच में S1, आप इसको S1 और S2 बोल सकते हो। अब कहानी सुनो क्या हो रही है। कहीं यहां पर स्क्रीन है, तो मैंने तुम्हें कहा कि इसमें आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या कर सकते हो, सोर्सेज चूज कर सकते हो। अब आप देखो कि अगर ये लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है और ये लैम्डा बाई 2, तो दो कंसेक्यूटिव के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है भाई, लैम्डा बाई 2। देखिए अगर आप इसको सोर्स S1 मानते हो, इसको S2 मानते हो, इसको S3 मानते हो, इसको एक सोर्स S1 मानते हो, इसको सोर्स S2 मानते हो, इसको सोर्स S3 मानते हो, तो इन सभी के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो कितने का है, लैम्डा बाई 2। और इन दोनों के बीच में कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा कि नहीं। डेल्टा एक्स S1 S2 लैम्डा बाई 2, डेल्टा एक्स S2 S3 ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2। मानते हो कि नहीं, दो कंसेक्यूटिव के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। तो दो कंसेक्यूटिव के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है अगर, तो आप मुझे बताओ कि ये जो स्क्रीन पे जाएंगे तो दो पेयर बनाएंगे और दोनों डिस्ट्रक्टिव। आप सभी को पता है कि हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। ठीक, तो अगर लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होगा दो लाइट के बीच में तो हमेशा डिस्ट्रक्टिव होगा। तो ये दोनों जो है डिस्ट्रक्टिव, ये दोनों डिस्ट्रक्टिव, तो पेयर वाइज ये कैंसिल आउट करेंगी। और हमें जब ये पेयर वाइज कैंसिल आउट कर रही हैं, इसका मतलब वहां पे कुछ भी इंटेंसिटी नहीं होगी, इंटेंसिटी 0 होगी। और इसी तरीके से आप इन दोनों के बीच में भी फिर से एक पॉइंट ले सकते हो, एक सोर्स, और इसका काउंटर सोर्स इधर होगा जिसके बीच का ये एस बोल सकते हो और ये एस डैश बोल सकते हो। तो इनके बीच में भी ऐसे कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इसके सिमेट्री के अबाउट आपको ऊपर ऐसे बहुत पॉइंट मिलेंगे जिसका कि काउंटर नीचे जो होगा दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आएगा, जैसे इन दोनों का आया है, जैसे इन दोनों का आया है। ठीक है भाई, डिफ्रैक्शन रट सभी लेते हैं, लेकिन ये कैसे आता है शायद कोई आपको समझाए, तो इसको जिसको इंटरेस्ट है वो समझ ले। S1 S2 S2 S3, तो यहां पर अपने पास क्या होगा कि मैंने कहा कि S1 S2 S2 S3 ये दो पेयर बनेंगे और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे। ठीक उसी तरीके से S1 S2 के बीच में भी ऐसे कई ऊपर पॉइंट होंगे जिसका काउंटर नीचे पॉइंट होगा, जिसके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 ही होगा। तो आप सभी लोग समझ रहे हैं कि हमको ऐसे पेयर ऑफ सोर्सेज मिल रहे हैं, है ना, पेयर ऑफ दो सोर्सेज मिल रहे हैं जिससे कि हमें हमेशा लैम्डा बाई 2 का क्या मिल रहा है, पार्ट डिफरेंस, और जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है स्क्रीन पे और वो कैंसिल आउट हो रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमा बना रहे हैं। और ऐसा तभी पॉसिबल हुआ है जब हमने ये लैम्डा लिया। अब मान लीजिए इसका मतलब आपने क्या देखा कि n की वैल्यू यहां पे डेल्टा एक्स इसके लिए कितना हुआ, आप n1 होगा, तो डेल्टा एक्स इसके लिए कितना होगा, a साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। ये है अपने किसके लिए, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, और इसको θ1 हम लिखेंगे। θ1 क्यों, क्योंकि फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये जो θ1 है इसको हमने θ1 लिखा है, ये अपना क्या है, ये θ1 है फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये θ1 है फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, तो दिस इज फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, तो ये हटा रहा हूं, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। क्लियर है बच्चों। अब मान लीजिए आपको सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा चाहिए, तो सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, तो फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए अब आप लोग मुझे खुद सोच के बताओ, आप लोग सोच के बताओ कि क्या करोगे, स्लिट को कितने डिवीजन में स्प्लिट करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ और सोच के बताओ। इसको हम क्या करेंगे,
देखिए, डिवाइड द स्लिट इंटू 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 एक, बहुत बढ़िया भाई कुशल, बहुत बढ़िया, चमक गया तुम्हें, बहुत बढ़िया। तो डिवाइड द स्लिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, एंड टेक द पार्ट डिफरेंस। हालांकि मैं जनरल रिजल्ट लिख दिया हूं, मैं जनरल रिजल्ट लिख दिया हूं, तो वहां से भी अंदाजा लगा सकते हो। टेक द पार्ट डिफरेंस, बट वो रिजल्ट कैसे आए ये मैं आपको जस्टिफाई कर रहा हूं। पार्ट डिफरेंस एज 2 लैम्डा, ठीक है। तो अब देखो, इसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब 4 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, तो दे विल जस्ट एक्ट लाइक ए सोर्स। तो यहां से जो लाइट अपनी जा रही होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो अब अगर 4 में डिवाइड कर रहे हो और पार्ट डिफरेंस इसका और इसका आप ले रहे हो 2 लैम्डा, तो उसी सिमिलरिटी से बताइए एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 और माइनस करो तो कितना हो जाएगा, ये 3 लैम्डा बाई 2 आएगा। देखो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, हाँ 3 लैम्डा बाई 2 मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये जो होगा ये होगा 3 लैम्डा बाई 2, इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस, ये वाली चीज। और फिर ये कितना होगा, लैम्डा, और ये कितना होगा, लैम्डा बाई 2। ये देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहां से अब आप सभी बच्चे फिर से देख पा रहे हो कि इसको अगर आप बोलो कि जैसे ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये S5 है, तो सभी के बीच का S1 S2 S2 S3 है ना, S3 S4, या किसी भी दो के बीच का, किसी भी दो के बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 ही रहा, और फिर से आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि यहां पर ये मिड पॉइंट होगा ना, तो मिड पॉइंट के इधर आपको एक ऐसा सोर्स मिलेगा, इस S3 के ऊपर एक ऐसा सोर्स मिलेगा, इन दोनों के ऊपर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिसका काउंटर पार्ट इधर होगा, जिसको आप कुछ S बोल सकते हो S3 के ऊपर। वैसे ही यहां पे S3 के नीचे यहां पे कुछ पॉइंट होगा जहां पे आप इसे S डैश बोल सकते हो। तो इस S और S डैश के बीच का भी पार्ट डिफरेंस हमें लैम्डा बाई 2 मिलेगा, मानते हो। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि सभी के लिए यहां पे ना, आप यहां से बोल सकते हो कि पार्ट डिफरेंस, इसके लिए पार्ट डिफरेंस ऑफ each pair of light ray is lambda by 2. So डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वो कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इसको जनरलाइज किया और n के लिए लिखा। आगे आप करना चाहोगे तो ये 3 लैम्डा होगा, सॉरी हाँ लैम्डा 2 लैम्डा, ये अपने पास 3 लैम्डा होगा। तो उस तरीके से फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है बच्चों। तो n लैम्डा आपके पास आ जाएगा, इसीलिए इन जनरल जो लिखा गया इसी को जनरलाइज किया गया है। तो इन जनरल फॉर सेकेंडरी मिनिमा, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, अब शायद कुछ तो आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा कि अपने पास a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, दैट इज साइन थीटा
इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए, और थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम थीटा बोलते हैं, इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए, और ये nth के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हो थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए। क्लियर है बच्चों? S4 दो बार, अच्छा दो बार है क्या? ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से अगर आप मैक्सिमा की बात करते हो, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा तो आपको पता ही है। अब सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें, तो सेकेंडरी मैक्सिमा जो होंगे हमारे पास, उसके लिए क्या करेंगे देखो, उसके लिए पहला अगर हम बात करें फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, यहां पे हमेशा सेकेंडरी रहेगा, मैंने बताया आपको, बिल्कुल 2n+1 हो जाएगा, ये आप सही कह रहे हैं, और बचेगा ही क्या, दो ही कंडीशन है। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए देखिए क्या कर रहे हैं, इसको आप क्या करो, डिवाइड द स्लिट into 3 equal parts, and take the part difference between first and last ray as 3 लैम्डा बाई 2। तो ऐसा जब आप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए आपका ये स्लिट था, और आपने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक, ये 2 और ये 3। ठीक है, और तो अब उसी लॉजिक से आप बता सकते हो कि यहां से जो लाइट रे जाएगी, है ना, तो यहां से जो लाइट रे जाएगी उसमें देखो कहानी क्या होगी अब, कि ये आपने बोला कि फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो लेने का है 3 लैम्डा बाई 2। तो ये सब a/3 और a/3 के हो जाएंगे, है ना, ये टोटल a था, a को आपने 3 हिस्से में बांट दिया, a/3 a/3 a/3। तो फिर से सिमिलरिटी लगाओगे, तो अगर ये 3 लैम्डा बाई 2 है ना, 3 लैम्डा बाई 2 है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, लैम्डा इन दोनों के बीच का, और इन दोनों के बीच में हो जाएगा लैम्डा बाई 2, इन दोनों के बीच में हो जाएगा लैम्डा बाई, वही रेशियो प्रोपोर्शन से, ये अपने पास a/3 होगा, ये भी a/3 होगा, सिमिलरिटी ट्रायंगल से आप देख सकते हो a/3। तो अब मेरा ये कहना है कि अब क्या होगा, यहां पे अब आपको जो सोर्स मिलेंगे, जो पेयर में नहीं मिलेंगे, क्यों, देखिए यहां पे पेयर में इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि अब आप देखो कि किसी भी दो के बीच में मैं यहां पे कोई एक सोर्स चूज करूंगा,
तो इसका काउंटर सोर्स आपको यहां मिल जाएगा एस और ये एस डैश। तो इन दोनों के बीच में लैम्डा बाई 2 हमें मिलेगा, जैसे कि इसके बीच में और इसके बीच में मिल रहा है, जैसे कि इसके और इसके बीच में मिल रहा है, जैसे कि इसके किसी भी दो, है ना, अगर आप इसको S1 S2 S3 S4 बोल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में हमें पार्ट डिफरेंस मिला। ठीक है, तो दो पेयर तो बन गई डिस्ट्रक्टिव की। अरे समझ में आया कि नहीं? दो पेयर बन गया डिस्ट्रक्टिव का, लेकिन ये तो बचा रह गया मेरे भाई, ये तो बचा रह गया जो तीन आपका, ये जो एक पेयर है, एक पेयर ये है, तो इन दोनों का बीच का लैम्डा बाई 2 दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच का लैम्डा बाई 2। बट ये वाला तो अकेला बच गया, और जो ये अकेला बच गया वो 1/3 स्क्रीन पे जाके 1/3 इंटेंसिटी के साथ स्क्रीन पे जाएगा। तो स्क्रीन पे 1/3 हो गई उसकी इंटेंसिटी, इन दोनों का पेयर वाइज कैंसिल हो गया। तो आप शायद समझ रहे हैं कि इस केस में क्या होगा कि टू पेयर्स ऑफ सोर्स हैव वेवलेंथ, रट तो सभी लेते हैं बट समझ कौन पाता है। ठीक है, हालांकि ये बिना समझे भी शायद काम हो जाए, बट ये आईआईटी में भी है अब, तो इसीलिए मेरा कहना है कि इसको समझ के ही पढ़ा जाए। ठीक है, 3 स्लिट्स क्यों लिया, इसका कोई रीजन नहीं है, मैंने इसको जस्टिफाई किया है 3 लैम्डा बाई 2। 3 स्लिट्स इसलिए लिया गया है कि मैं ये जस्टिफाई करके दिखा रहा हूं आपको कि अगर हम लैम्डा बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स लेने शुरू करें तो हमें जो है एक लाइट बच जा रही है और बाकी जो है कैंसिल आउट हो जा रही है पेयर वाइज। तो ये चीज दिखाया जा रहा है, मतलब ये जस्टिफाई कराया जा रहा है, इसको लेकर एज्यूम करके जस्टिफाई कर रहा हूं मैं। two pairs of source have wavelength lambda by 2. So destructive interference on the screen, but one of the source थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, तो कौन सा सोर्स पहुंचेगा जिसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, यहां पे आप सभी लोग समझ गए कि इसी तरीके से जो भी अपने पास मिड पॉइंट होगा, तो ऐसा नहीं है कि केवल इनके लिए, यहां पे कई सारे, हर एक के लिए यहां पर एक होगा, अगर कोई सोर्स एस तो दूसरा एस डैश होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमें ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज मिलेंगे जिनके बीच का लैम्डा बाई 2 होगा और वो कैंसिल आउट करेगा। आई और 3i/2 के में भी पार्ट डिफरेंस किसके लिए कह रहे हैं, आई और, अरे भाई लाइट रे की एक ही तो पेयर बनाओगे कि एक को दो के साथ पेयर बनाओगे? लाइट रे का जो पेयर बनाओगे, एक आपने ये बनाया, फिर एक आपने इन दोनों का बनाया। ठीक है, उसके बाद इसमें से जो है ये जो दो पेयर हैं, ये जो दो पेयर हैं, इसी तरह यहां पे भी कोई लाइट निकलेगी तो यहां पे भी एक सोर्स होगा, वो दो पेयर, सबके बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो अपने पास लैम्डा बाई 2 का ही होगा, ये मैं कह रहा हूं। तो एक आपके पास बच जाएगी और वो जो है वहां पे क्या करेगी, इंटरफेरेंस करेगी। इसी तरीके से तो आपने क्या देखा कि डेल्टा एक्स इसके लिए क्या होगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा।
फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, क्योंकि जब तक आप सिमेट्रिकल नहीं ढूंढोगे, आपको पता है कि उनके बीच का फिर वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये जो आप बोल रहे हो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा इस स्लिट में किसी के साथ। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मैक्सिमा, डेल्टा एक्स आप बोल सकते हो ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। इसी तरीके से अगर आप सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, अगर आप सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो फॉर सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, अब आप लोग समझ चुके हो स्लिट को जो है कितने में डिवाइड करोगे, 5 में, है ना। वहां 2 4 6 चलेगा, मिनिमा के लिए 2 4 6 चलेगा, मैक्सिमा के लिए 3 5 7 चलेगा, है ना, ऑड पेयर चलेंगे। तो यहां पर अब आप देख सकते हो कि अगर आप इसको 5 में डिवाइड कर रहे हो, और पार्ट डिफरेंस जो होगा, टेक पार्ट डिफरेंस 5 लैम्डा बाई 2 बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, इसको यहां लिख दिया। इसको यहां से हटाता हूं। तो ये अपने पास हो जाएगा, देखो तो यहां पे भी सभी बच्चे समझ गए कि इसमें जो पेयर है, इसके और इसके बीच में 5 लैम्डा बाई 2 है। अगर ये अपना अगर 5 लैम्डा बाई 2 है, यहां लिखता जा रहा हूं, ये अपना 5 लैम्डा बाई 2 है, तो ये कितना होगा, 3 लैम्डा बाई 2। देखो 5 लैम्डा बाई 2 नहीं, 2 लैम्डा, ये 2 लैम्डा होगा, ये होगा 3 लैम्डा बाई 2, ये होगा लैम्डा, और ये होगा लैम्डा बाई 2। दिख गया सभी को, ये ऐसे होंगे अब, है ना। और यहां से अब आप देखो कि जितने भी आपको ये इंडिपेंडेंट सोर्स दिख रहे हैं, इनमें कोई भी बीच में अगर आप पॉइंट लेते हो, मतलब ये कहने का मतलब है भाई देखो, यहां पे एक पॉइंट ले रहे हो तो इसका काउंटर यहां पे मिलेगा, ये है, ये इसका काउंटर है। क्लियर है, ये समझना पड़ेगा आपको कि मैक्सिमा के लिए हर एक के लिए एक काउंटर जो है लैम्डा बाई 2 के ऊपर या नीचे आपको मिलते जाएंगे। इसका जो काउंटर है ये मिलेगा, इसका काउंटर ये मिलेगा, और ये मिलेगा। तो आपको दिख रहा है कि फिर भी एक लाइट रे आपकी बची रहेगी। तो ये
हर एक दो के बीच में हमें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिनके बीच में हमें क्या मिलेगा, लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस, जो कि डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे, ठीक है। बट लास्ट में जो अपने पास है वो मैंने कहा कि इस ये मिड इतने के लिए ये मिड पॉइंट होगा। तो इसके ऊपर चाहे आप इसको और इसको ही देख लो, इन दोनों को देख लो, तो लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू। तो मैं अब कोई बोलेगा सर ये भी तो लैम्डा बाई टू है, बिल्कुल। लेकिन यहां पर मेरा ये आपसे कहना है कि इन दोनों के बीच में आप सिमेट्रिकल देखोगे कि आपके पास दो सोर्स ऐसे मिलेंगे, जो ऊपर और एक नीचे, जो इनको कैंसिल आउट कर रहे होंगे। उसी तरीके से यहां पर ये दोनों कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तो पेयर वाइज जो है कैंसिल करेंगे तो भी एक बच जाएगा, मेरा ये कहना है। ये है जैसे जैसे ये है, तो भी एक ये बच जाएगा कि नहीं, शायद सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये अपने पास ये कैंसिल आउट कर देंगे, बट फिर भी ये बच जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो आएगा वो 5 लैम्डा बाई टू आएगा। तो आप बोल सकते हो कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई टू। तो इस चीज को आप जनरलाइज किया जा सकता है ना, इस चीज को आप जनरलाइज किया जा सकता है। और जनरलाइज करेंगे अगर आप, तो आपको क्या मिलेगा, इन जनरल फॉर मैक्सिमा मैक्सिमा डेल्टा एक्स आप बोल सकते हो 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू, है ना, दैट इज ए साइन थीटा। तो ये मैं इतना समझा रहा था, बाकी आप इसे भी केवल याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बट समझ लेना चाहिए क्यों उल्टा है। ए साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास जो होगा n की वैल्यू वही अपना, n की वैल्यू यहां पे जीरो मत कर दीजिएगा, यही समझने का फेर होता है। जो बच्चा इतना समझ चुका है वो ये गलती नहीं करेगा कि n की वैल्यू जीरो ले लेगा। n की वैल्यू क्या लेके चलनी है, पहला आपको याद है 3 लैम्डा बाई टू, 3 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये इतना समझाने का यही फायदा है कि कोई यहां पे अंधा जो है रटेगा, तो n जो बोलेगा सर n तो जीरो से चलता है, n जीरो ले लेंगे। n जीरो नहीं लोगे, यहां पे चलेगा काम n इक्वल टू वन से ही। तो समझने का फायदा है भाई, ऐसा नहीं है, समझ के पढ़ने का फायदा है, ठीक है। ये है, बाकी फिर पढ़ने का फायदा क्या है मुझसे, 2n प्लस वन जितना हो सकता है मैं अंडरस्टैंडिंग की बनाने की कोशिश ही करता हूं। ए साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू, क्लियर है बच्चों। तो दिस इज द टू रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर फ्रॉनहाफर डिफ्रैक्शन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अब आगे जिस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके जेई मेंस में खूब या बोर्ड में, वो है अपना, अब ये बताओ जरा कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ, है ना, फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बाकी का बहुत निग्लिजिबल होता है, इसीलिए नहीं निकाल रहा हूं, ये थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट होगा। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा निकाल सकते हो। अच्छा, उससे पहले इंटेंसिटी का पैटर्न देखते हैं कि स्क्रीन पर इंटेंसिटी का क्या पैटर्न हो रहा होगा, है ना। तो स्क्रीन पे इंटेंसिटी का जो पैटर्न हो रहा होगा उसका ग्राफ आप बता सकते हो। तो इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का अगर ग्राफ बनाओगे, इंटेंसिटी वर्सेस पार्ट डिफरेंस या लैम्डा जो भी आप बोलो, मतलब थीटा बोलो बेटर रहेगा, थीटा बोलो। तो इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का ग्राफ बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा।
ये आपको इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो फॉर थीटा जीरो था, फॉर थीटा जीरो था, है ना, ये थीटा जीरो था। ये बताओगे आप लोग, अभी अभी आपने निकाला है मिनिमा के लिए, ये क्या था, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, जिसमें साइन थीटा कितना था, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए साइन थीटा कितना था, साइन थीटा इक्वल टू, जल्दी बोलो, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए साइन थीटा कितना था, एन लैम्डा, एन वन था, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए, है ना, और ये अपने पास 2 लैम्डा बाई ए, और फिर इसी तरीके से 3 लैम्डा बाई ए, इसको टच कराओ। सब स्कोरिंग है, आपको डायरेक्ट, आपको जेई मेंस या बोर्ड में सब डायरेक्ट आप नंबर गेन करने वाले हैं बस। 3 लैम्डा बाई ए, नहीं पढ़े रहोगे, उब के छोड़ दोगे तो फिर आपको घाटे का सौदा है। माइनस लैम्डा बाई ए, ये हो जाएगा अपने पास -2 लैम्डा बाई ए, और ये -3 लैम्डा बाई ए, और ये अपने मैक्सिमा थे। आप देख रहे हो ना कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट है ना, ये स्क्रीन के इधर भी होगा, इधर भी होगा, ये अपना सेंट्रल मैक्सिमा मेजर कंट्रीब्यूशन ले जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा अपना मेजर कंट्रीब्यूशन ले जाता है। ठीक है, अब फ्रिंज विड्थ जो है, फॉर देखिए फ्रिंज विड्थ जनरली हम जो डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही निग्लिजिबल होते जाते हैं, तो फ्रिंज विड्थ जनरली हम जो डिफाइन करेंगे, यहां पर वाईडीएससी की तरह मत सोचिएगा कि सभी का फ्रिंज विड्थ वही होगा। फ्रिंज विड्थ जो सेंट्रल के लिए, अगर आप फ्रिंज विड्थ कंसेक्यूटिव अगर आप देखोगे तो आपको ये तो निग्लिजिबल ही है, बाकी आप देख सकते हो 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच की दूरी हमेशा लैम्डा बाई ए है, 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा की दूरी जो है हमेशा लैम्डा बाई ए है, दिख रहा है। ठीक है, तो लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए, तो 2 लैम्डा बाई ए। ठीक है, बट ठीक है, तो अब यहां पर आपको जो इन जनरल जो डिफाइन किया गया है कि इंटेंसिटी का कर्व आपने देखा। अच्छा, इंटेंसिटी में आपका मैं सर भारी नहीं करूंगा, इसका जो फॉर्मूला है शायद कभी पूछ लिया जाए, पूछा नहीं गया है, अगर कभी पूछ लिया जाए तो वो फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं, उसके डेराइव करके आपका सर भारी नहीं करूंगा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ यहां पे डिफाइन होगा केवल और केवल किसके लिए, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए। ऐसे जनरल भी कर सकते हो, बट एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखिए फर्स्ट मिनिमा के लिए, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ज्यादातर आपसे यही पूछा जाता है, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, है ना। आप क्या बोलोगे, ये स्क्रीन है अपना, और अभी आपने पैटर्न देखा कि यहां पर जो इंटेंसिटी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये मिनिमा था, तो ग्राफ अपना ऐसा ले रहा है, यही ना। तो यहां पर ये कितना है, प्लस लैम्डा बाई ए, आपके सामने है, और ये है आपका माइनस लैम्डा बाई ए, दूरी लैम्डा बाई ए है, और ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा, यही है अपना फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, और इधर भी आपको मिलेगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। क्योंकि अभी जो पढ़ के समझ कर नहीं पढ़ा होगा, अभी न्यूमेरिकल करेंगे आप तो आपको तब दिखेगा
कि अंतर आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये डी था अपना स्क्रीन, ये स्लिट का सेपरेशन और इसके बीच का ये डी था, है ना। तो इनके बीच में वही tan थीटा sin थीटा जो लगा रहे थे आप, वो लगा सकते हैं। और ये θ1 था, याद है, θ1। ठीक, तो यहां पे अपने पास θ1 जो है बोला जाए, थीटा भी हर जगह चेंज होगा, हमने nth के लिए लिखा ही था। तो θ1 जो आप यहां पे लिखेंगे sin θ1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan θ1 इक्वल टू लैम्डा a बाई डी। ठीक है, तो जनरल फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, दो कंजुगेटिव के बीच का, 2 लैम्डा बाई ए डी। ये सेकेंड के लिए है। तो इस तरीके से आपसे जो पूछा जाए आप बता सकते हो। तो ये सेकेंड के लिए, इसी में एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिफाइन होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बीटा बोल सकते हो या थीटा है। ठीक है, तो tan θ1 इक्वल टू θ1, तो 2 θ1। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा अपने पास, tan थीटा हमने लगाया और वो कितना आया, θ1 लैम्डा a बाई डी। अच्छा, ये डिस्टेंस पूरा है ना, टू लैम्डा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये फ्रिंज विड्थ जो होगा लैम्डा बाई ए लैम्डा ए, तो 2 लैम्डा ए होगा ना, और tan θ1 लैम्डा ए डी होगा, तो यही थीटा होगा, ये यही एंगुलर होगा आई थिंक। चेक करो जरा, हाँ ये गलत है, लैम्डा बाई ए डी, लैम्डा बाई ए डी, एंगुलर यही हो जाएगा। लीनियर विड्थ होगा 2d लैम्डा, लीनियर जो होगा वो 2 थीटा के बराबर होगा। आर्क लेंथ लिख लो, आर्क लेंथ L इक्वल टू आर थीटा, और एंगुलर अपने पास होगा n लैम्डा बाई ए के अकॉर्डिंग, फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं ना, तो लैम्डा बाई ए होगा, लैम्डा बाई ए होगा। ठीक है, एंगुलर जो होगा वो होगा लैम्डा बाई ए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा जो है लैम्डा बाई ए, है ना। देखो यही होगा ना एंगुलर फ्रिंज विड्थ, आर्क लेंथ L इक्वल टू आर थीटा, नहीं तो आर थीटा करना पड़ेगा ना, ये आर्क होगा, रेडियस L इक्वल टू आर थीटा, L, तो लैम्डा बाई ए इक्वल टू डी भी होगा यहां पे, फिर ये डी भी होगा क्या, देखना जरा, लैम्डा ए डी होगा क्या, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होगा, और लीनियर जो होगा वो होगा 2 लैम्डा, अरे लीनियर तो दिख ही रहा है, लीनियर ये गलत लिखा है, tan थीटा हमने इसी को अप्रोक्सीमेशन लिया, तो लैम्डा बाई ए डी, ये अपना एंगुलर हो गया। ठीक है, नहीं लैम्डा बाई ए होगा क्या फिर, केवल L इक्वल टू आर थीटा अगर करोगे, ये एंगुलर है, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा ना, फिर इसी को लिख देता हूं मैं, तो θ1 जो आएगा, नहीं 2 θ1 लेते हैं भाई, 2 θ1 विड्थ लेंगे ना, एंगुलर पूरा लेंगे, उसमें d आएगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखिए मैं बता रहा हूं, θ1 एंगुलर फ्रिंज विड्थ देख लीजिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ 2 थीटा को लेते हैं,
2θ1 को एंगुलर फ्रिंज विड्थ, जिसको आप पूरे को ये बीटा बोलेंगे, ये पूरा होगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो जो बीटा लिखा जाएगा वो अपने पास हो जाएगा 2 और थीटा, थीटा अपने पास है लैम्डा ए डी। तो ये होगा अपना एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और लीनियर फ्रिंज विड्थ जो होगा, लीनियर फ्रिंज विड्थ वो अपने पास हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए। अब तो क्लियर है सभी को? अब चेक करिए जरा, सभी को क्लियर है भाई? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेंस में खूब। तो ये एंगुलर विड्थ 2θ और थीटा अपना था लैम्डा अपॉन ए डी। एंगुलर फ्रिंज अपना जो है वो 2θ के बराबर होता है। ये चेक करो पहले, एंगुलर में क्या होगा 2 लैम्डा बाई ए डी। अच्छा उल्टा tan थीटा लिखा है ना, tan थीटा उल्टा क्यों बोल रहा हूं? tan थीटा क्या होगा? लैम्डा ए बाई डी, 2 लैम्डा बाई ए डी। हाँ वही लिखा है, ये तो मैंने पहले थीटा लिख दिया और एंगुलर में लिखा 2 लैम्डा बाई ए डी। अब तो क्लियर है? देख लो जरा, लीनियर और एंगुलर देख लो। अरे यहीं से देख सकते थे ये कितना आएगा, ये वाला अपना एंगुलर होना चाहिए, तो 2 लैम्डा बाई ए आ रहा है। अच्छा ये तो लीनियर के लिए आएगा ना, उसका ट्वाइस। अब देख लो सभी को, कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, यहां पे एंगुलर में गड़बड़ है। एंगुलर यहां से अगर देखो तो यहां से जो एंगुलर आ रहा है वो केवल 2 लैम्डा बाई ए आ रहा है। देखो जरा, लैम्डा बाई ए और ये लैम्डा बाई ए है ना, ये अपने पास फर्स्ट मिनिमा ही तो था, और ये थीटा के बीच है, तो थीटा इधर थीटा और इधर थीटा, तो ये 2 लैम्डा बाई ए आ रहा है। यहां से क्यों नहीं आ रहा है? ये गड़बड़ है भाई, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है गड़बड़ है, डी नहीं आएगा इसमें, डी नहीं आएगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है ग्राफ से दिख रहा होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ 2θ1 है, और θ1 हमारे पास जो है वो लैम्डा बाई ए है, और लैम्डा बाई ए मतलब 2 लैम्डा बाई ए होना चाहिए। ये होना चाहिए एंगुलर फ्रिंज। देखो जरा, नहीं डी नहीं होगा भाई, डी कहां होगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ में? आप ये ग्राफ से देखो ना, ये जो थीटा जो हमें मिल रहा है वो थीटा इधर लैम्डा बाई ए, इधर लैम्डा बाई ए, तो ये 2 लैम्डा बाई ए। अब लीनियर वाले में इसको डी से डिवाइड कर देंगे, लीनियर में होगा है ना। लीनियर वाले में आप क्या लिखोगे? एक जो ये 2θ, एल इक्वल टू आर थीटा है ना, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो एल इक्वल टू आर थीटा। तो इसको अब हम जो है लीनियर वाले में देखो क्या होगा, आप जनरल वाले फॉर्मूले से भी देख सकते हो। थोड़ा सोच के बताइए आप लोग। क्या आएगा? एंगुलर में डी होगा, हाँ यहां पे मैं ये करेक्ट कर रहा हूं, इसको तो हटाओ अभी।
अब लीनियर वाले में अपने पास क्या हो जाएगा, लीनियर वाले में L इक्वल टू आर थीटा जो करते हो इसको आप आर्क मानो ना, ऐसे है ना, L इक्वल टू आर थीटा, ये अपने पास 2 थीटा था, ये d था, और ये जैसे आप बोलते हो लेंथ L, तो L इक्वल टू आर थीटा में जब करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, L इक्वल टू आर थीटा, है ना, तो y अपने पास आ जाएगा 2 थीटा की वैल्यू हमें पता है वो है कितना, 2 थीटा की वैल्यू है लैम्डा बाई ए। थीटा 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास, ये पूरा 2 थीटा आएगा ना, तो लैम्डा बाई ए डी, तो ये आना चाहिए लैम्डा बाई ए डी, चेक करो जरा आप, टू भी आएगा, 2 लैम्डा बाई ए डी, अब चेक करो 2 लैम्डा ए बाई डी, डी उसमें होगा, एंगुलर वाले में tan थीटा से देखोगे, tan थीटा इसके लिए देखोगे भाई, सुनो ध्यान से, tan थीटा देखोगे दिस अपॉन दिस, और उसी को ट्वाइस करोगे, वहां से भी आ रहा है बिल्कुल, लीनियर का आ रहा है कि नहीं, एंगुलर में आपको ये देखना है, यहां से देखिए ग्राफ से आपको ज्यादा क्लियर होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अभी मैंने आपको बनाया था, इधर देखिए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का है ये, यहां आ जाइए, ये जो थीटा आपको दिख रहा है सेकेंडरी मिनिमा में, ये देखिए थीटा यहां पर है ना, एन लैम्डा बाई ए, यहीं से देख लीजिए आप, एन की वैल्यू 1 डालोगे, लैम्डा बाई ए ऊपर और लैम्डा बाई ए नीचे, ठीक है, मुझे लगता है सब दुरुस्त है, अब देख लीजिए 2 लैम्डा ए बाई डी, आई थिंक सब ठीक है। चलो फिर टाइम हो रहा है उसको, नहीं तो कल देख लेंगे, ठीक है, और कल जो है मैं इस पे जो है आपको पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस कुछ करा दूंगा, कुछ आप लोग अब करना शुरू करिए थ्योरी पढ़ के, ठीक है। चलिए अभी क्लास है 7:30 से, तो फिर देख लेंगे आगे, ओके, ठीक है बच्चों।